गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में आरबीआई ने किस मूल्य वर्ग के पॉलीमर नोटों के परीक्षण की मंजूरी दे दी है। तो सही उत्तर होगा 10 रुपए और 20 रुपए के नोट। एक्चुअली में अभी आरबीआई ने सरकार को 10 रुपए और 20 रुपए के पॉलीमर नोटों के परीक्षण यानी कि फील्ड ट्रायल करने की अनुमति दे दी है। इसका मतलब ये है कि अभी ये नोट सिर्फ टेस्टिंग के लिए जारी होंगे, अभी पूरे देश में जारी नहीं होंगे। अच्छा, पॉलीमर नोट से क्या समझ रहे हो आप? मतलब ये जो पॉलीमर नोट होंगे ये कागज से नहीं बनेंगे, जबकि बल्कि विशेष प्रकार के प्लास्टिक जैसे मजबूत पदार्थ से इनको बनाया जाएगा। ये दिखने में बिल्कुल सामान्य नोटों की तरह ही दिखेंगे, लेकिन ज्यादा टिकाऊ होंगे, सस्टेनेबल होंगे। अच्छा, आरबीआई पॉलीमर नोट क्यों लाना चाह रही है? क्योंकि हमने कहा ये कागज के नहीं बनेंगे, प्लास्टिक जैसे मजबूत पदार्थ से बनेंगे, तो नोटों की उम्र ज्यादा होगी। क्योंकि जो सामान्य जो कागज के नोट होते हैं वो जल्दी खराब हो जाते हैं, जल्दी गल जाते हैं, फट जाते हैं। तो ये ज़्यादा समय तक चल सकेंगे और इससे जो खर्चा है आरबीआई को वो कम होगा। क्योंकि जब नोट खराब हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो फिर नए नोट छापने पड़ते हैं, तो खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। उसके अलावा सुरक्षा के लिए अगर इस तरह के पॉलीमर नोट आएंगे तो इसमें नकली नोट रोकने के लिए बेहतर सुरक्षा फीचर लगाए जा सकेंगे। और मौसम से बचाव तो है ही सही, गर्मी, बारिश, नमी से नोट खराब नहीं होंगे। तो ये सब कारण है इस तरह के नोट लाने का। तो अभी क्या फैसला हुआ? अभी सरकार ने आरबीआई को मंजूरी दे दी है 10 रुपए के और 20 रुपए के नोट जारी कर, और कोई एक दो नहीं, 1 अरब पॉलीमर नोटों का परीक्षण किया जाए। 1 अरबी 10 रुपए के और 1 अरबी 20 रुपए के नोट जारी होंगे। ठीक है, बाकी सारी बातें मैंने आपको बता दी है। एक पॉइंट एक्स्ट्रा ये याद रख लो कि दुनिया में पॉलीमर नोट इस्तेमाल करने वाला जो पहला देश था, मतलब कई देशों में ये जारी है अभी, है ना, कई देशों में चल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें पूरी दुनिया में पॉलीमर नोटों का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन था, तो वो ऑस्ट्रेलिया था। 1988 से वहां पे चालू है ये। बाकी हम आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी जो स्थापना है किस समिति की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग। नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949। गवर्नर वर्तमान में है संजय मल्होत्रा, 26वें नंबर के। पहले ब्रिटिश गवर्नर थे सर रॉसबॉर्न स्मिथ, पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई में 4 डेप्यूटी गवर्नर आपको मिलेंगे, सुरेश चंद्र मुर्मू, रोहित जैन, स्वामीनाथ जानकी रमन और पूनम गुप्ता। और आपको याद होगा अभी आरबीआई ने मिशन सक्षम नाम से एक नई योजना भी शुरू की है। एक तरह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें देश के जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके अलावा अभी भारतीय नियामक बोर्ड यानी कि पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड की पहली बैठक कहां पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने अभी बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट को डेवलप किया है? तो ये है नीदरलैंड के। एक्चुअली में हुआ क्या, बात करें कि ये बैक्टीरिया वाला जो ये सेल्फ हीलिंग बायो कॉन्क्रीट है, इसका मतलब क्या हो गया? तो ये एक ऐसा स्मार्ट कॉन्क्रीट है जो छोटी दरारों को खुद ही ठीक कर लेता है। सेल्फ हीलिंग बोला ना, खुद ही ठीक कर लेगा। कैसे काम करता है मैं आपको बताऊं। तो जब भी कंक्रीट बनाया जाता है तो बनाते वक्त जब आप सीमेंट, रेत, गिट्टी वगैरह मिला रहे हो तो उसी के साथ इसमें बैसिलस बैक्टीरिया के बीजाणु और कैल्शियम लैक्टेट जो कि बैक्टीरिया का भोजन होता है उसको उसी समय मिला दिया जाता है। अब उस कंक्रीट से आपने कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मटेरियल बना दिया, ठीक है, कुछ पिलर बना दिया समझ लो। अब नॉर्मल कंडीशन में जब तक उस कंक्रीट के अंदर पानी नहीं जाएगा, जो बैक्टीरिया आपने मिलाया था वो सोई हुई अवस्था में रहता है, मतलब डॉर्मेंट स्टेट में रहेगा, और वे उस कंक्रीट के अंदर लगभग 200 साल तक जीवित रह सकता है। लेकिन जब उस कंक्रीट में मान लो कोई पिलर आपने बनाया, किसी ब्रिज का पिलर बना दिया उस कंक्रीट से, अब समय के साथ उसमें दरार पड़ने लगती है और दरार के अंदर बारिश वगैरह से किसी भी थ्रू पानी या नमी पहुंच जाती है। अब पानी मिलते ही वो जो बैक्टीरिया था, वो जो आपने मिलाया था, वो जाग जाता है, वो सक्रिय हो जाता है, और वो सक्रिय एक्टिव होने के बाद दरार भरना चालू कर देता है। कैसे? वो बैक्टीरिया के साथ आपने उसका भोजन कैल्शियम लैक्टेट भी मिलाया था, तो उस भोजन को वो खाएगा और कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर वो बनाएगा, और यही चूना पत्थर दरार को लगभग 3 सप्ताह में भर देगा। आप पूछोगे कितनी मोटी दरार भर सकता है, तो इन्होंने ये भी बताया कि 0.8 mm तक की दरार को पूरी तरह से ये बंद कर देगा। है ना कमाल की चीज? इसे कहते हैं इनोवेशन, ये है रिसर्च। तो इस तकनीक को किसने विकसित किया है उनका नाम हमें जरूर याद रखना है। नीदरलैंड के डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, नाम है हेनरिक जॉनकर्स, और इन्होंने इस बैक्टीरिया आधारित सेल्फ हीलिंग कंक्रीट को डेवलप किया है। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है।
तो नीदरलैंड के हैं ये भाई साहब, तो नीदरलैंड चलना बनता है। ये रहा मैप में नीदरलैंड। कैपिटल एम्स्टर्डम है, करेंसी है यूरो। प्रधानमंत्री अभी बने थे रॉब जेटेन, नीदरलैंड के सबसे युवा और पहले खुले तौर पर समलैंगिक प्रधानमंत्री हैं यहाँ के। पिछले साल वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट ये रॉटरडैम नीदरलैंड में ही हुई थी, और पिछले साल जो नाटो समिट हुआ था वो हैग नीदरलैंड में हुआ था। उसके अलावा ध्यान रखना, नीदरलैंड 2001 में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश भी बना था। अभी आपको याद होगा, भारत और नीदरलैंड ने मिलकर गुजरात की कल्पसर परियोजना को जल्दी पूरा करने के लिए भी आपस में समझौता किया था। एक ये स्टैटिक प्रश्न भी याद रखो कि कौन सा देश ट्यूलिप फूलों के उत्पादन और निर्यात में दुनिया में टॉप पर है, तो आंसर होगा नीदरलैंड। नीदरलैंड को विश्व की फूलों की दुकान, फ्लावर शॉप ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता? तो सही उत्तर होगा गोल्ड मेडल। तो हम बात कर रहे हैं यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 की। 20 से लेकर अभी 25 जुलाई तक हुआ। ये कहाँ पर हुआ? ओमान के कैपिटल मस्कट में। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली बार हुआ, पहला संस्करण है। लेकिन इसमें हम बात करते हैं, देखो वैसे प्रश्न थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, वो वहां पे मुझे लिखना चाहिए था मेल कैटेगरी में या मेंस कैटेगरी में। तो इसमें जो पुरुष कैटेगरी में तो बात करेंगे तो भारत विजेता रहा, भारत ने जीता गोल्ड। भारत ने यहाँ पे पाकिस्तान को हराया, और यहाँ पे भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? केतन कुशवाहा। लेकिन महिला कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो इसमें भारत ने सिल्वर जीता है, गोल्ड चाइना ने जीता है। इसलिए मैंने कहा प्रश्न थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। देखो फिर से रीड करो, प्रश्न क्या है कि भारत ने यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 में कौन सा पदक जीता? तो मुझे पुरुष वर्ग लिखना चाहिए था, है ना? तो पुरुष वर्ग लिख दूंगा तो गोल्ड आंसर हो जाएगा, महिला वर्ग लिख दूंगा तो सिल्वर आंसर हो। ठीक है, बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ जब डिस्क्राइब कर रहे हैं तो दोनों बातें आपको बता दी है। लेकिन आप देखोगे फाइनल में पहुंचने के कारण इन सभी देशों ने जो पहली बार FIH यूथ हॉकी 5S विश्व कप होगा उसके लिए क्वालिफाई कर लिया। अब ये मत पूछना कि ये वाला जो विश्व कप है ये होगा कब, क्योंकि अभी कोई तय नहीं है कहाँ पर होगा, कब होगा। लेकिन जब भी होगा तो इन चारों देशों ने यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया है। तो यूथ हॉकी 5S एशियन चैंपियनशिप 2026 की हमने बात करी, और इसमें ध्यान रखना जो अंडर 18 के जो खिलाड़ी होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, हॉकी 5S का क्या मतलब हो गया? तो ये हॉकी का एक छोटा और तेज रूप है, जैसे क्रिकेट में होता है ना T20, उसी तरह से है। अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसमें पारंपरिक जो 11 खिलाड़ी हॉकी में पार्टिसिपेट करते हैं हॉकी के खेल में, तो इसमें 11 खिलाड़ी नहीं होते, 5-5 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इसलिए 5S लिखते हैं इसको। 5 खिलाड़ी होते हैं टोटल एक टीम के। ठीक है, बाकी हॉकी से कुछ और प्रश्न आपको रिवाइज करवाऊं तो अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 जो हुआ था, छठा एडिशन हुआ था ये इसका जापान में। उसमें पुरुष टीम में भारत ने गोल्ड जीता था, या भारत विजेता रहा था, और यहाँ पे भारत ने जापान को हराया था। और महिला टीम में अगर बात करें तो यहाँ पे भारतीय महिला टीम ने ब्रोंज मेडल जीता था, तो महिला ने ब्रोंज जीता था और पुरुषों में गोल्ड जीता गया था। कुछ हॉकी से संबंधित और प्रश्न देखो। भारतीय महिला हॉकी टीम के भी नए कोच बने थे इसी साल, नाम है सोजर्ड मारीजने, नीदरलैंड से हैं। जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच भी याद रखना क्रेग फुलटन है, साउथ अफ्रीका से। ये प्रश्न आ चुका है एक बार एग्जाम में। और अभी जो हॉकी इंडिया का 8वां वार्षिक पुरस्कार समारोह हुआ था, इसमें 2 पुरस्कार याद रख लो। पुरुष वर्ग में जो प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया हार्दिक सिंह को, और महिला वर्ग में जो प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया नवनीत कौर को। उसके अलावा अभी 2025-26 का जो वुमेन्स FIH हॉकी नेशंस कप हुआ था, चौथा एडिशन, ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुआ था। विजेता इसमें भारत था, भारत ने यहाँ पे न्यूजीलैंड को हराया था। ठीक है, अच्छा, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की भी बात करें, स्थापना होती है 1924 में, हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड, हेड है मोहम्मद तैयब इकराम। और 1928 में भारत इसका सदस्य बनने वाला पहला एशियाई देश बना था। हॉकी इंडिया की बात करें, स्थापना होती है 2009 में, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष दिलीप तिर्की, और एशियन हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में है। हॉकी से संबंधित कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज की बात करेंगे तो अजलान शाह कप हो गया, आगा खां कप, ध्यानचंद कप, रंगास्वामी कप, सिंधिया कप, रणजीत सिंह कप, बेटन कप, इंदिरा कप, इन सबका संबंध हॉकी से है, ध्यान में रखें। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस, इंटरनेशनल जुडिशियल वेलफेयर डे, ये कब मनाया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 25 जुलाई को। तो 25 जुलाई को इंटरनेशनल जुडिशियल वेलफेयर डे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक कल्याण दिवस के रूप में मनाते हैं। आपको क्या पहली बार सुन रहे हैं? तो पहली बार तो कहना गलत होगा आपका, हाँ ये जरूर है दूसरी बार सुन रहे हो, क्योंकि 2025 में इसको पहली बार मनाया गया था, इस बार ये इसका दूसरा संस्करण हो गया। अच्छा, 25 जुलाई को ही क्यों मना रहे हैं हम ये? क्योंकि 25 जुलाई 2024 को न्यायिक कल्याण पर
नाउरू घोषणा को अपनाया गया था, जो कि न्यायाधीशों के स्वास्थ्य और कल्याण पर केंद्रित पहली संयुक्त राष्ट्र मान्यता प्राप्त वैश्विक पहल थी। इसीलिए 25 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र ने ये न्यायिक कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखो आप, तो 25 जुलाई को ये दिवस है। और इसी से मिलते जुलते दो दिवस और बताता हूँ। एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस होता है, वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 17 जुलाई को होता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, वो भी 10 मार्च को होता है। तो मिलते जुलते दिवस हैं, जस्टिस से संबंधित है, तो ध्यान रखना। वैसे 27 जुलाई को भी हमने एक दिवस मनाया, सीआरपीएफ डे। सीआरपीएफ की बात कर लें तो एक्चुअली में तो 27 जुलाई 1939 को ब्रिटिश शासन के समय इसकी जो स्थापना हुई थी, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से इसकी स्थापना होती है, जिसका उद्देश्य था रियासतों में शांति बनाए रखना और अशांति को नियंत्रित करना। फिर स्वतंत्रता के बाद 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ अधिनियम, सीआरपीएफ एक्ट लागू हुआ था, और इसी के बाद इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स किया गया था। इसका मोटो क्या होता है? सेवा और निष्ठा। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है वर्तमान में। तो 27 जुलाई को सीआरपीएफ दिवस भी होता है। बाकी चलो जुलाई में कौन कौन से दिवस हुए मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ सारे। देखो, 1 जुलाई को 3 दिवस है, याद है ना? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस, जीएसटी डे और राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस, 6 जुलाई को विश्व जूनोसिस दिवस, 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, 14 जुलाई को तीसरा नमस्ते दिवस, 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस, 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस, 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे, 22 जुलाई को विश्व मस्तिष्क दिवस, 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस, 23 जुलाई को राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और 24 जुलाई को आयकर दिवस। उसके अलावा अभी 26 जुलाई को विश्व मैंग्रोव दिवस और 26 तारीख को ही कारगिल विजय दिवस भी हमने मनाया था। ठीक है, जुलाई के सारे इंपॉर्टेंट दिवस हैं भैया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में कक्षा 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा पंजाब। तो पंजाब ये भारत का पहला राज्य बन गया जिसने कक्षा 1 से 12 तक एआई को मुख्य विषय के रूप में शामिल किया है, और इस योजना का नाम है सरबत.ai। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसको लागू किया जाएगा। तो पहले चरण में, पहली स्टेज में कक्षा 8 से 12 तक की कक्षाओं में इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद में दूसरे चरण में 1 से लेकर 7वीं तक के बच्चों में, मतलब उनकी क्लासेज में इंट्रोड्यूस किया जाएगा एआई को। तो टोटल बताएं तो 1 से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए, या 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं में एआई को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो क्या क्या पढ़ाएंगे इसमें? कोडिंग पढ़ने को मिलेगी, मशीन लर्निंग, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लिटरेसी मतलब, और एआई का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है ये सब इसमें पढ़ाया जाएगा। और जो कोर्स तैयार किया है वो यूनेस्को के एथिकल एआई फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया गया, ताकि इससे बच्चों को एआई का भैया सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ कैसे उपयोग करना है ये सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब करने के पीछे उद्देश्य है छात्रों को कम उम्र से ही तकनीकी रूप से सक्षम बनाना, उन्हें भविष्य की नौकरी और करियर के लिए तैयार करना, एआई और नई तकनीकों की अच्छी समझ उनमें विकसित करना। ठीक है, तो एक लाइन में आप तो याद रखो कि भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया जिसने कक्षा 1 से लेके 12 तक की कक्षाओं में एआई को इंट्रोड्यूस कर दिया मुख्य विषय के रूप में। तो आंसर हो जाएगा पंजाब, और इसके लिए कौन सी योजना है? सरबत.ai। अब दो चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे। एआई की बात हो रही है तो एआई से संबंधित पहले कुछ प्रश्न जो हमने पढ़े वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, फिर पंजाब भी चलेंगे। देखो, सेबी ने, आपको याद होगा, एआई आधारित साइबर जोखिमों के बीच साइबर सुरक्षा.ai टास्क फोर्स का गठन किया था। भारत का एआई से चलने वाला लड़ाकू ड्रोन काल भैरव अब यूरोप के पुर्तगाल में बनाया जाएगा। उसके अलावा स्लाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने असम के गुवाहाटी में भारत की पहली एआई और डिजिटल पावर्ड फिजिटल बैंक ब्रांच शुरू की। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय एआई विभाग का गठन किसने किया? केरल ने। उसके अलावा फसलों के लिए दुनिया का पहला एआई आधारित जीन एडिटर जिसका नाम है प्लांट ओपन CRISPR1, ये इसका नाम है, इसको किसने डेवलप किया? तो ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट उड़ीसा ने। भारत का पहला नेशनल एआई एंड डिजिटल वाटर समिट अभी बंगलुरु में हुआ। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डेटा लैब शुरू किया। ऐसा करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बना ये।
मेटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये दोनों मिलकर भारत का पहला एआई सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करेंगे जामनगर गुजरात में। उसके अलावा आईसीएआर, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसने किसानों की मदद के लिए अभी ऑयल सीड किसान मित्र नाम से एक एआई आधारित चैटबॉट शुरू किया। भारत की एआई कंपनी है अवतार.ai, इसने अभी वार्या नाम का भारत का पहला स्वदेशी वीडियो एआई मॉडल लॉन्च किया। भारत का 130वां यूनिकॉर्न अभी सर्वम एआई बना, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। एआई गवर्नेंस पर पहला यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डायलॉग हुआ जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। भारत का पहला सरकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित होगा? कर्नाटक। चीन के द्वारा शुरू किए गए वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय आपको मिलेगा शंघाई, चाइना में। और एआई से ये दो बातें जरूर याद रखना, एआई के गॉडफादर जेफरी हिंटन है, एआई के फादर जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, ठीक है। तो एआई से संबंधित ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ रिवाइज कराई। ये सब करंट अफेयर्स के प्रश्न है आपके। बाकी पंजाब की हमारी यहाँ बात हो रही थी प्रश्न में, तो पंजाब भी ले चलते हैं आपको। ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल चंडीगढ़ हो गई है, मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। और पंजाब से भी कुछ करंट अफेयर्स रिवाइज कर ही लेते हैं अब। ऑपरेशन प्रहार हमने पढ़ा था, पंजाब पुलिस ने राज्य को गैंगस्टर फ्री बनाने के लिए शुरू किया था। मुख्यमंत्री सेहत योजना यहाँ शुरू हुई, मेरी रसोई योजना शुरू हुई, होला मोहल्ला महोत्सव मनाया गया अभी। मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना यहाँ शुरू हुई थी, जिसमें महिलाओं को 1000 रुपये हर माह मिलेंगे। उल्लास प्रोग्राम के तहत देश का दूसरा साक्षर यूनियन टेरिटरी बना था चंडीगढ़, जबकि पहला लद्दाख है। पंजाब सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में बड़े सुधार के लिए भी शिक्षा क्रांति 2.0 योजना शुरू की। पंजाब के नांगल शहर में उत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बनेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया। अभी 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ था चंडीगढ़ में, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखें आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने भारत का पहला बैंक लेड क्वांटम फाइनेंस हब शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने आंध्र प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अमरावती में क्वांटम फाइनेंस इनोवेशन हब स्थापित करने के लिए समझौता किया। और इस तरह से पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला बैंक बन गया जिसने बैंकिंग के लिए क्वांटम फाइनेंस इनोवेशन हब बनाने के लिए किसी राज्य के साथ समझौता किया है। उद्देश्य क्या है? क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई और अन्य आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके बैंकिंग सेवाओं को बेहतर बनाना। तो इस हब के जो प्रमुख कार्य होंगे वो होंगे बैंकिंग साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, साइबर सिक्योरिटी मतलब ऑनलाइन धोखाधड़ी को जल्दी पहचानना, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग सिस्टम को डेवलप करना, नई तकनीकों पर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देना। उसके अलावा यहाँ पे कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट और नई तकनीकों का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो स्थापना होती है 1894 में। ये पहला स्वदेशी बैंक था हमारा। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एमडी सीईओ अशोक चंद्रा। और टैगलाइन होती है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश राज्य की भी बात हुई है, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती है, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, गवर्नर है अब्दुल नजीर। राज्य के पशु काला हिरण हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकुंडा नेशनल पार्क है, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फेस्टिवल्स में बात करोगे, उगादी हो गया, डेक्कन हो गया। अच्छा, कुचिपुड़ी यहाँ का क्लासिकल डांस है। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पे, पोलावरम बांध है गोदावरी नदी पे, पुलिकट झील और कोल्लेरू झील ये भी आपको यहीं पर मिलेगी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आज हम आंध्र प्रदेश से ये कुछ स्टैटिक देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में चर्चा में रहे सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों के रोकथाम अधिनियम 2024 संबंधी प्रमुख संशोधन कौन सा है? तो आंसर होगा 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना। तो अभी सरकार ने 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 को पेश किया। ये विधेयक क्यों लाया गया? उद्देश्य है पेपर लीक, नकल, परीक्षा में धोखाधड़ी और संगठित परीक्षा अपराधों पर सख्ती से रोक लगाना। और इस विधेयक में क्या क्या बातें कही गई, जैसे कि पेपर लीक या संगठित परीक्षा अपराध करने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। उसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे ताकि जल्दी से फैसला सुनाया जा सके। जांच और मुकदमे की समय सीमा तय होगी। एफआईआर दर्ज होने के 2 महीने के अंदर पुलिस को जांच पूरी करनी होगी और चार्जशीट दाखिल होने के 3 महीने के अंदर मुकदमे का फैसला करने का लक्ष्य रखा गया है। स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा जिससे बड़े और संगठित परीक्षा घोटालों की जांच की जाएगी। तो इस कानून का उद्देश्य होगा पेपर लीक को रोकना, नकल माफिया पर सख्त कार्रवाई करना,
परीक्षाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना, दोषियों को जल्दी से सजा दिलाना और छात्रों का भरोसा बढ़ाना। अभी आपने देखा था शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के नए सचिव कौन बने थे? नरेश पाल गंगवार। प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार उनको दे दिया गया। उसके अलावा पीएम मोदी ने परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने के लिए हाई पावर टास्क फोर्स बनाने की घोषणा की और उसके अध्यक्ष बनाए गए नंदन नीलेकणी। ये सब हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में चर्चा में रही भव्य रसायन योजना के लिए कुल वित्तीय आवंटन कितना हुआ? तो आंसर होगा 3030 करोड़ रुपए। तो सरकार ने देश में 3 बड़े रासायनिक केमिकल पार्क बनाने के लिए अभी भव्य रसायन योजना को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य है भारत के रसायन उद्योग केमिकल इंडस्ट्री को मजबूत बनाना और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी। योजना की जो घोषणा हुई थी वो तो केंद्रीय बजट 2026-27 में हुई। तो इसके लिए कुल बजट कितना आवंटित हुआ? 3030 करोड़। तो 3000 करोड़ रुपए में तो पार्कों की जो आधारभूत रचना इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए है, बाकी 30 करोड़ रुपए प्रशासनिक खर्च के। योजना की अवधि रहेगी 5 सालों के लिए, 2026-2030। इसमें केंद्र और राज्य का योगदान कितना रहेगा? तो केंद्र सरकार प्रत्येक पार्क के लिए मैक्सिमम 1000 करोड़ रुपए देगी और जो राज्य सरकार होगी वो कम से कम 500 करोड़ रुपए का योग करना होगा। तो इस तरह से देखेंगे तो देश में 3 समर्पित रासायनिक पार्क, केमिकल पार्क बनाए जाएंगे। हर पार्क का जो क्षेत्रफल है कम से कम 8 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में हो, लगभग 2000 एकड़ की। तो इस पार्कों में कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी? सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र बनाए जाएंगे, खतरनाक कचरा निपटान सुविधा यहाँ पे शुरू की जाएगी, पानी की आपूर्ति व्यवस्था, सॉल्वेंट पुनर्प्राप्ति सुविधा, भाप उत्पादन और पाइपलाइन, ये सब होगा। इतना डीप में हमें याद नहीं रखना है, 2-4 जो डेटा वाले पॉइंट है ये आप ध्यान, ठीक है। एक तो पहली लाइन याद रख, सरकार ने देश में 3 बड़े रासायनिक पार्कों के लिए अभी भव्य रसायन ये योजना की घोषणा हुई थी बजट 2026-27 में। कुल बजट है 3030 करोड़, टोटल 3 पार्क बने, ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देख। फिर अगले में पूछ रहे हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अभी जुलाई जो संस्करण में ये जारी हुआ हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला? तो आंसर होगा 81वां, 81 नंबर पे रखा भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। क्या बताता है? ये बताता है कि इस देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है। शक्तिशाली से मतलब हो गया कि उस पासपोर्ट के जरिए आप कितने देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते। इससे पहले फरवरी में जब ये इंडेक्स आया था तो उसमें भारत को रैंक दी गई थी 70, अभी 81 स्थान पे रख दिया। मतलब भारत का वीजा अभी आपके पास है तो 55 देशों में आप यात्रा कर सकते। टॉप पे सिंगापुर है, सिंगापुर का वीजा आपके पास है तो 192 देशों में आप बिना वीजा के। सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट इसके अनुसार सिंगापुर। अब रैंक वाला प्रश्न है तो चलो सारे इंपॉर्टेंट जो इंडेक्सेस थे, सूचकांक वाले प्रश्न थे, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, रेडी रहो। देखो मेरे साथ साथ बोलना, याद होंगे आपको। अगर बात करते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की, तो भारत 91 पे है, टॉपर डेनमार्क है। और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 पे है, टॉपर आइसलैंड हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 94 पे है, टॉपर फिनलैंड हो गया। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड हो गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 38 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड हो गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 127वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 102। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157 पे है, टॉपर नॉर्वे हो गया। ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत 30 पे, टॉपर अमेरिका। एशिया पावर इंडेक्स में भारत 30 पे, टॉपर अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका। उसके अलावा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉपर पाकिस्तान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 70वें स्थान पर है, टॉपर है स्वीडन हो गया। IQ एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की, उसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, भारत 6ठे स्थान पर है। सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद का लोनी है। दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताई गई। रेस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स जारी हुआ, भारत 16वें स्थान पर है, टॉपर सिंगापुर हो गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने जारी किया था। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत 13वें स्थान पर है, टॉपर अमेरिका हो गया। कुछ और भी हैं। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। 2026 में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स रिजर्व वाला देश चाइना है, भारत 5वें पे है। ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक रिपोर्ट में भारत 5वें पे, टॉपर चाइना है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट आई थी तो FDI इनफ्लो के मामले में, मतलब जो FDI आ रहा है हमारे पास, उसमें हम 11वें स्थान पर हैं, टॉपर। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में बात करें तो भारत की रैंक 102, नहीं भारत की रैंक नहीं बोलेंगे, कौन सा भारतीय शहर रहने के मामले में अच्छा है, उस स्थान पे ये रैंकिंग
तो टॉप पर कोपेनहेगन है, डेनमार्क की जो कैपिटल है। भारत में जो सबसे अच्छे स्थान पे है वो नई दिल्ली है, 120वें स्थान पर है विश्व में देखेंगे। बाकी भारत सरकार ने भी पहली बार सेवा उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन को जारी किया था, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि ये भारत का है इस तरह का सूचकांक और पहली बार जारी हुआ। तो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने जारी किया। याद रखना इसका आधार वर्ष है बेस ईयर 2024-25 है, ठीक है। तो ये सब बातें ध्यान में रखना। सारी इंपॉर्टेंट बातें मैंने मतलब सूचकांक से संबंधित वाले जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सब आपको रिवाइज करा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न भी अच्छा है कि अभी चर्चा में रही प्रैक्सिस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी की अवधारणा है? तो सही उत्तर होगा नासा। तो प्रैक्सिस मिशन इसे बोलेंगे। फुल फॉर्म है प्लेनेटरी रिंग्स ऑटोनॉमस एक्सप्लोरेशन विद इन सिटू सैंपलिंग। तो एक्चुअली में ये नासा की एक मिशन अवधारणा है, कंसेप्ट, मिशन कंसेप्ट है। क्या मतलब हो गया मिशन कंसेप्ट मतलब और मिशन मतलब? जैसे कि कोई भी मिशन शुरू करने से पहले हम सोचते हैं ना कि ये मिशन हम शुरू करेंगे और इस मिशन में ये होगा, ये हमें करना होगा, ये तो मतलब शुरुआत है। तो इनका उद्देश्य क्या है, इस मिशन का उद्देश्य क्या है वो हम जान लेते हैं। इसका उद्देश्य है जो प्लेनेट है, अंतरिक्ष में जो प्लेनेट है, तो उनके जो छल्ले होते हैं, रिंग्स होते हैं, तो उन रिंग्स से, उन छल्लों से असली कणों के नमूने इकट्ठा करना। तो इन कणों की जांच करके वैज्ञानिक पता लगाएंगे कि ये छल्ले किस चीज से बने हैं, इनके कण कितने बड़े हैं, इनकी बनावट और संरचना कैसी है, ये सब कुछ। तो अगर पूरे क्वेश्चन को मुझे अगर आपको बताना है तो पूरे क्वेश्चन में यही बात है। मतलब इस मिशन का उद्देश्य क्या है जो मैंने आपको बताया अभी 2 लाइन में, वो यही है। जो ग्रह हैं, जो प्लेनेट हैं, उनके छल्ले, उनके जो रिंग्स हैं, उनके असली कणों के सैंपलों को इकट्ठा करना और उनकी जांच करना। अब किन ग्रहों के सैंपल ये इकट्ठा करेंगे अभी ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि जो सैटर्न है, जो शनि है, उसके ग्रहों के छल्ले ले सकते हैं। अच्छा, शनि ही क्यों? सैटर्न जो प्लेनेट है उसी के छल्ले क्यों? क्योंकि शनि के जो छल्ले होते हैं वो सबसे बड़े और स्पष्ट, सबसे स्पष्ट दिखाई देते हैं। क्योंकि हमें देखो दूर भी तो जाना होगा, पृथ्वी से वहां तक जाना है आपको छल्ले लेने के लिए। अभी तक तो हम हमारे सैटेलाइट से, कैमरे से ही सब कुछ रिकॉर्ड करते थे, एनालिसिस करते थे, लेकिन अभी वास्तविक हमें अगर छल्ले लेने हैं, कण लेने हैं, तो वहां तक जाना पड़ेगा। तो अगर पृथ्वी से हम देखें, सबसे पहला ग्रह जो आपको मिलेगा वो जुपिटर मिलेगा, फिर उसके बाद आएगा सैटर्न, फिर यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है। लेकिन बृहस्पति की तुलना में अगर देखते हैं तो शनि के छल्ले सबसे बड़े और स्पष्ट दिखाई देते हैं। वैसे इस मिशन में एक्चुअल में ये किस ग्रह के पास जाएंगे अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, बस अभी ये कहा गया कि नासा ये मिशन शुरू करेगा और इस मिशन में क्या होगा, बस इतना सा आप ध्यान रख लो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या एक नॉलेज पर्पज से। इसको नासा की हम बात कर लेते हैं। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और स्थापना होती है इसकी 1958 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी। मोटो है फॉर द बेनिफिट्स ऑफ ऑल। चीफ कौन है? जॉर्ज इसाकमैन है, ठीक है। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में से एक बार शेयर जरूर कर देना। वीडियो को सपोर्ट जरूर करना इसे शेयर करके, और पीडीएफ और डेली जो मॉक टेस्ट है, जो क्विज है, वो आपको मिल जाती है अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स जिसका नाम है आयकर सिंधु, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। फिर पूछ रहे हैं संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग की 60वीं वर्षगांठ की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी कहां पर हुई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। फिर पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की? तो आंसर होगा नंदन नीलेकणी। और नए शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार अभी प्रहलाद जोशी के पास है, हमने पढ़ी लिया। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला गोल्ड कौन लेकर के आई है? मीराबाई चानू, वेटलिफ्टर है। उसके अलावा ग्लोबल फाइनेंस ने अभी दुनिया का बेस्ट कंज्यूमर बैंक का खिताब दिया एसबीआई को। फिर पूछा अभी किस देश की बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को मानद डॉक्टरेट हॉनोरिस कॉसा से सम्मानित किया? तो रोमानिया देश ने। फिर पूछा उत्तर प्रदेश के सारनाथ को अभी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना दिया गया, कौन से नंबर का बना है? 45वां। कल हमने डिटेल में चर्चा की थी इसके ऊपर। बाकी विश्व मैंग्रोव दिवस ये 26 जुलाई को मनाया। और एक खिलाड़ी हैं, फुटबॉल खिलाड़ी हैं निकोलस ओटोमेंडी, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया, किस देश के हैं? अर्जेंटीना आंसर, ठीक है। बाकी चलो कल का भी हम एक बार होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे क्या पूछा था?
कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में पदक तालिका में टॉपर कौन रहा, तो आंसर होगा कर्नाटक। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।